मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, मुझे अगर मौका मिला तो ढाका विधानसभा के अंदर ही 10-12 हज़ार का रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे। तो पूर्व विधायक जी अगर डिबेट के लिए किसी कारणवश अगर असहज महसूस कर रहे हैं तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि इसका संचालन और ऑर्गेनाइज आप ही कीजिए, मंच आप ही लगाइए और आप मुझे बुलाइए और मैं इस डिबेट को चुनौतीपूर्ण स्वीकार करूँ। शिक्षा के लिए भी ढाका से बाहर पलायन हमको करना ही है, स्वास्थ्य के लिए पलायन करना ही है और रोजी रोजगार के लिए पलायन हमको करना ही है। फिर हम वैसे लोगों को और वैसे जनप्रतिनिधि के ऊपर अपना भरोसा क्यों जताएंगे? जी, आपके पार्टी में कई और भी अन्य मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, खुद को कितना भरोसा है कि पार्टी आपके नामों पे मोहर लगाएगी? मुझे पूरा भरोसा है जनसुराज पे। आज तक जो भी पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया है सभी लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जनसुराज और मैं ढाका में बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को दिख रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनसुराज के ढाका प्रखंड अध्यक्ष, ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी अभिषेक कुमार जी। अभिषेक जी से ढाका विधानसभा के मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर चुनाव में इनका क्या मुद्दा रहेगा। एक तरफ जहां महागठबंधन के पूर्व विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ NDA से वर्तमान विधायक पवन जायसवाल है। तो फैसल और पवन के बीच में क्या तीसरा विकल्प बनने के लिए जनसुराज के सहारे अभिषेक कुमार की नैया क्या पार हो पाएगी ढाका विधानसभा में? सीधा अभिषेक जी से बात करेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना कीमती समय दिया इसके लिए। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और आपके AHO न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ख़ास करके ढाका विधानसभा के सभी भाइयों को आज से पवित्र माह रमज़ान का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। अभिषेक जी, ये चुनावी साल है और लगभग कुछ महीनों के बाद अब चुनाव होगा पूरे बिहार में। प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ आपकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है ढाका में जनसुराज से, तो कैसे तैयारी चल रही है आपकी अभी? देखिए, जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते जी सबसे पहले मेरा फोकस है संगठन को मजबूत करना ढाका में, क्योंकि जनसुराज अभी नई पार्टी है जी। जब संगठन और पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत होगा और हो भी रहा है और चुनाव में अभी 6 महीना लगभग समय है और मुझे लगता है कि 2-3 महीना में जनसुराज ढाका विधानसभा के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा। जब संगठन और पार्टी मजबूत स्थिति में है तो चुनाव के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है। कहीं किसी प्रकार का कोई सस्पेंस की कोई कहानी नहीं है। और क्या खुद को आप ढाका विधानसभा के एज ए विधायक प्रत्याशी मान रहे हैं? मैं खुद को ढाका विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में मैं नहीं मान रहा हूं जी। ये संगठन मान रही है, जनसुराज पार्टी मान रही है। जब पार्टी मान रही है तो पार्टी के गाइडलाइन पे हम भी चल रहे हैं। नहीं, आपके पार्टी में कई और भी अन्य मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, खुद को कितना भरोसा है कि पार्टी आपके नामों पे मोहर लगाएगी? मुझे पूरा भरोसा है जनसुराज पे जी। मुझे चुनाव लड़ना है ढाका में जनसुराज के नाम पे। जनसुराज चुनाव लड़ेगी ढाका में और जनसुराज मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। यानी जनसुराज ही अभिषेक है और अभिषेक ही जनसुराज है। मुझे लगता है कि अभी इस परिस्थिति में ढाका में आधी आबादी से ज़्यादा लोग जनसुराज को चाह रहे हैं और आने वाले समय में पूरी आबादी जनसुराज को ही चाहेंगे और जनसुराज पे ही अपना भरोसा जताएंगे। खुद को आप कहाँ देख रहे हैं ढाका विधानसभा में? खुद को ढाका विधानसभा में एक युवा होने के नाते जी पूरा युवा नौजवान जनसुराज के साथ है और जो भी ढाका के मतदाता मालिक, जो भी ढाका के हमारे भाई गार्जियन, आज तक जो भी पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया है सभी लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जनसुराज और मैं ढाका में बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को दिख रहा हूँ। ढाका के जो वर्तमान विधायक हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि विकास ही मेरा लक्ष्य है, काम ही हमारी पहचान है। जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं राजद के फैसल रहमान, वो कहते हैं कि पिछले 5 सालों में हमने ढाका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया था, अगर जनता 25 में मौका देगी तो फिर भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे।
तो ऐसे सूरत में आप क्या टिक पाएंगे इनके सामने? देखिए, आपका इसमें 2 सवाल है जी। सबसे पहले मैं आपको पहला सवाल का जवाब दे दूं। जी जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं साहब वर्तमान विधायक जी का कहना है से काम ही हमारी पहचान और विकास ही मेरा हमारा लक्ष्य, तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है। अपना विकास मतलब कुछ बताना चाहेंगे आप? अगर ढाका विधानसभा का विकास क्या हुआ है, शिक्षा के लिए ढाका से पलायन होना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए पलायन होना ही है, रोजगार के लिए पलायन होना ही है, तो फिर विकास क्या किया? विकास का मतलब क्या है? पुल बना देने से, नाला रोड बना देने से एक आम जनता के जीवन में क्या विकास है? इसको आप विकास नहीं मानते? हम इसको विकास नहीं मानते हैं। जो पूर्व विधायक कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त बनाया था, आपको लगता है कि ढाका में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ था पहले, फिर होगा? अच्छा, उन्होंने अगर कहते हैं कि हमने ढाका को भ्रष्टाचार मुक्त किया है, तो क्या चीज़ का भ्रष्टाचार मुक्त? आज किसी पद पे नहीं होने के बावजूद 8-10 गाड़ी के साथ क्षेत्र में जाना, जनता दर्शन कार्यक्रम चलाना, तो ये सब भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मतलब गाड़ियों के साथ घूमेंगे तो ये इसको आप भ्रष्टाचार? 10-20 गाड़ी के साथ ले करके फिर सोर्स ऑफ वो आग कहाँ से रहा है? अगर 5 साल सत्ता में अगर आप रहे, भ्रष्टाचार मुक्त किया जी, तो फिर वो सब कहाँ से आ रहा है? बिना भ्रष्टाचार का मतलब है कि ये आय कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जनता के बीच, कैमरा के बीच क्लियर करे से यह मेरे पास कहाँ से आ रहा है। जो एनडीए के यहाँ से विधायक है पवन जायसवाल, उनके पास एनडीए का एक बड़ा वोट बैंक है। पूर्व विधायक फैसल रहमान जो कि राजद से हैं, उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है। तो आपका क्या वोट बैंक है? किस वोट बैंक के सारे चुनावी मैदान में हैं आप? जनसुराज का वोट बैंक हर एक जाति धर्म का है, किसी व्यक्ति विशेष और एक जाति का नहीं है। हम लोग जातीय समीकरण के अनुसार कोई काम नहीं करते हैं। जनसुराज का मेन मोटो है, सत्ता तो परिवर्तन बार बार हो रही है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है। तो जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार में कार्य कर रही है, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। आपने देखा होगा या आप देख भी रहे हैं, लगभग 2005 से लेकर के 2020 तक आपने बटन जिसको दबाए, वोट आपने जिसको दिया, लेकिन एक ही व्यक्ति विशेष बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सत्ता तो परिवर्तन तो आप कर ही रहे हैं, कभी इनको वोट दे रहे हैं, कभी इनको वोट दे रहे हैं, कभी आप इनको जिता रहे हैं, कभी उनको जिता रहे हैं, लेकिन व्यवस्था क्या बदला? व्यवस्था तो वही है। तो जनसुराज का मुद्दा है व्यवस्था बदलना है। आप व्यवस्था बदल पाएंगे बिहार? जरूर बदल पाएंगे। ढाका के जो वर्तमान विधायक हैं हमेशा ये कहते हैं कि पूर्व विधायक को आप आइए, मंच लगाइए, विकास के मुद्दे पर हम आपसे डिबेट करना चाहेंगे। क्या आप भी ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या उनके चुनौती को आप स्वीकार कर रहे हैं? डिबेट करेंगे आप? जरूर स्वीकार है। एक प्रत्याशी तो छोड़ दीजिए, एक ढाका के नागरिक के नाते, एक ढाका के मतदाता के नाते, और खास करके ढाका के युवा के नाते, जहाँ भी डिबेट के लिए वह बुलाते हैं, उनकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। वो तो कहते हैं पूर्व विधायक हमारे कंपटीटर हैं, मेरे विपक्षी वो हैं, तो हम उनसे डिबेट करेंगे। पूर्व विधायक जी अगर डिबेट के लिए किसी कारणवश अगर असहज महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि इसका संचालन और ऑर्गेनाइज आप ही कीजिए, मंच आप ही लगाइए, और आप मुझे बुलाइए, और मैं इस डिबेट को चुनौतीपूर्ण स्वीकार करूँगा। उन्होंने हाल ही में मेरे माध्यम से कहा था कि जिनको 500 वोट मिला हम उनको नोटिस नहीं देते। तो आप भी तो नए प्रत्याशी हैं, आपको भी कहाँ कोई नोटिस ले रहा है? मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा, अगर वर्तमान विधायक जी ने ये कहा से जिनको 500 वोट आया मैं उनको नोटिस करता ही नहीं हूँ, तो एक प्रत्याशी से हट करके एक वोटर के रूप में, जनता के रूप में, अगर वह यह किसी जनता को, वोटर को अगर कहते हैं से मैं आपकी बातों को नोटिस करता ही नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें उनका पूर्ण रूप से अहंकार दिखता है और लोकतंत्र का हनन है। जिन व्यक्ति के द्वारा आप सदन में आप चुने गए, जिन लोगों ने आप पे अपना भरोसा जताया, आप पे विश्वास किया, आप उनके जनप्रतिनिधि के रूप में हुए, और कल होकर के आप कैमरे के सामने अगर कहते हैं तो मैं उनका नोटिस करता ही नहीं हूं, तो इससे बड़ा अहंकार और लोकतंत्र का अपमान इससे बड़ा क्या हो सकता है? ढाका की जनता पे आपको भरोसा है इस बार? पूर्ण रूप से भरोसा है।
पूर्ण रूप से भरोसा है ढाका की जनता पे। अच्छा, ढाका की जनता अगर आपको इस बार 25 के चुनाव में मौका देती है तो हम चाहेंगे कि 3 वैसा काम चुनाव जीतने के बाद आपका मुख्य मुद्दा होगा जिसको आप हर हाल में कराना चाहेंगे, हम मेरे माध्यम से आप बताना चाहेंगे उसको 3 कामों को। मेरा 3 काम, पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे अगर ढाका की जनता मुझे मौका देती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे पूर्ण रूप से संकल्पित होकर के मैं ढाका विधानसभा वासियों के लिए काम करूंगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि जनसुराज से चुनाव लड़ने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको पार्टी फोरम में नामांकन दाखिल करना है, तो ढाका विधानसभा से जनसुराज के लिए कितने लोग अब तक नामांकन दाखिल कर चुके हैं? जो भी जनसुराज के मजबूत साथी है जी, जो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के मुहिम में अपना कंधा लगाना चाह रहे हैं, इस मुहिम में अपना हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, वैसे लोग अभी तक नामिनेशन दे चुके हैं। संख्या तो होगी ना? संख्या समय आएगा, अभी 11 मार्च तक नामिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। प्रक्रिया 11 मार्च के बाद आपको संख्या बता देंगे। क्या पार्टी में भी अंदरूनी कुछ कला है क्या? कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई कला नहीं। पार्टी तो हमारी पूर्ण रूप से प्रत्याशी चयन के लिए जिस प्रकार से लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से प्रत्याशी चयन करेगी और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है जनसुराज में, आज तक वैसे मुझे किसी पार्टी में दिखा नहीं, और आप लोग भी दिख ही रहे हैं। आपके साथ जो कई लोग और भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको। जो भी जनसुराजी लोग हैं, एक बिहार को बेहतर राज्य बनाने की दिशा में पूर्ण रूप से संकल्पित है जनसुराज के साथ। उनका ये नहीं है कि वहीं आएंगे। जनसुराज चुनाव लड़ेगी ढाका में, और जनसुराज से जो भी लोग आएंगे उन पे सारे जनसुराजी और ढाका 21 विधानसभा के सारे मतदाता मालिक उन पे अपना भरोसा जताएगी। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक कुमार को लेकर अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या मेरा ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इनका इंटरव्यू लेंगे तो आपके सवालों का जवाब हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।